साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्टार्ट हो रही 3 T20 मैचेस की सीरीज, जिसका पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा बोलैंड पार्क पार्ल के उस मैदान पर जहां पर अभी एशिया 20 लीग के कुछ सीजन के कुछ मुकाबले यहां पर खत्म हुए हैं। टोटल 5 मुकाबले, जिसमें से 4 मुकाबले तो जनवरी के महीने में, अगर हम बात करें बाकी एक मुकाबला तो दिसंबर के महीने में हुआ था। यानी कि एशिया 20 लीग के पूरे टूर्नामेंट के दौरान इस मैदान पर जहां पर टोटल 5 मुकाबले खेले गए, वहां पर पिच ने कैसा रिएक्ट किया उसको आगे पिच रिपोर्ट में समझेंगे। बाकी आपको बता दूं कि यह मैच भी 27 जनवरी को रात को 9:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से है। वहां के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो रात का ही T20 मुकाबला होगा, तो वहां पर निश्चित तौर पर वेदर कैसा होगा उसको देखने के लिए तो आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर टॉस के बाद के हम सारे अपडेट्स आपको देंगे। बाकी चाहे हम बात करें वेस्ट इंडीज की, चाहे बात करें साउथ अफ्रीका की, इनकी तरफ से बेस्ट ऑप्शंस कौन होंगे, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की ही बात करें तो कई सारे बड़े बड़े प्लेयर फिलहाल इस सीरीज के और इस पहले मैच के लिए फिलहाल अनअवेलेबल होंगे, तो उसकी क्या खबर है उसको भी आगे हम बताएंगे। और ना सिर्फ आपको इस पूरे वीडियो को दौरान समझ में आएगा कि टीम कैसी बनेगी, बल्कि ये पक्के तौर पर समझ में आ जाएगा कि अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिसको लेकर के दिमाग में डाउट बना हुआ है तो उसको किस कंडीशन में अपनी टीम में लेके जाना है, वो भी पूरी तरह से क्लियर होगा। तो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। और जैसा आपको मैंने बताया कि इस सीजन यानी कि जो साउथ अफ्रीका T20 लीग का जो ये वाला सीजन रहा, जिसके आखिरी 4 मुकाबले जो जनवरी 2026 के महीने में खेले गए, उसमें देखेंगे तो 7 कुल टोटल यहाँ पर भी 166 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहाँ पर 138 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहाँ पर 181 का स्कोर केवल 1 रन से लेकिन डिफेंड हो गया, बाकी यहाँ पर 186 का स्कोर चेंज हुआ। बाकी यानी कि देखने में साफ पता चल ही रहा है कि 4 में से 3 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि मेजॉरिटी टाइम्स यहाँ पर अच्छे खासे बैटिंग स्कोर्स बनते दिखाई पड़े हैं, जहां पर काफी हद तक एक ही बात वैल्यू करती है, वो ये कि पहली इनिंग के दौरान जब यहाँ पर टॉस हो जाएगा और उसके बाद जब पिच रिपोर्ट आएगी तो हमको देखना वो जरूरी होगा कि इस पर ग्रास की लेयर जो है वो कितनी मोटी है या पूरी तरह से फ्लैट पिच यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर करूंगा। उसी हिसाब से हमको यह समझ में आएगा कि कितने रन यहाँ पर बनेंगे, जो कि जब ग्रास की लेयर होती है इस पिच के ऊपर तो पहली इनिंग में बैटिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वो और मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन वहीं पर अगर पूरी तरह से फ्लैट पिच हुई, यानी कि बिल्कुल घास नहीं होती पिच के ऊपर, तो इस तरीके के 180 प्लस के स्कोर आपको बनते यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और ना सिर्फ इन 4 मुकाबलों में बल्कि पिछले 10 मुकाबलों का भी आंकड़ा अगर आप निकालें तो 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहाँ पर जीती हैं। और जनरली यहाँ पर साउथ अफ्रीका के इस मैदान पर बोलैंड पार्क में रिसेंट टाइम में हमने यही देखा है पिछले कुछ सालों में कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस रही हैं, जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा हेल्प करती हैं। और स्पिन फ्रेंडली कहने का मतलब यही हुआ कि ना सिर्फ स्पिनर्स को मदद मिलेगा बल्कि पेसर्स भी, जिनकी अगर आप विकेटों की संख्या देखें तो 18 है पिछले 4 मुकाबले में, लेकिन स्पिनर्स की विकेटें यहां पर 27 हैं। तो यहीं से काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि किस तरीके की बॉलिंग को आपको प्रेफरेंस देनी है। और साथ ही साथ इन 27 विकेटों में से अगर आप देखें तो 12 विकेटें पहली इनिंग में, 15 विकेटें सेकंड इनिंग में है, और पेसर्स को भी 8 विकेटें पहली इनिंग में, 10 विकेटें सेकंड इनिंग में है। तो कंक्लूजन तो यही बना कि इस पिच पर चेज करना उतना आसान होता है नहीं, तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, तो उसके बेसिस पर जो भी हमारी फाइनल टीम यहाँ पर बनेगी और जो पिच रिपोर्ट होगा टॉस के बाद वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर के लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचेंगे और बटन्स को क्लिक करके आप ज्वाइन या फॉलो कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा कि उस टाइम पर वेदर कैसा है, तो उसके हिसाब से भी काफी सारी चीजें चेंज होती है, जो कि अगर आसमान पर बादल हुए तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम पहले फील्डिंग ही करने की कोशिश करेगी। फिलहाल तो आपके सामने है साउथ अफ्रीकन टीम, जिनकी तरफ से अगर आपको बता दूं तो क्विंटन डिकॉक, मार्को एंसन और साथ ही साथ उनके एक और जो बैटर है मिडिल ऑर्डर के ट्रिस्टन स्टब्स, वो पहले वनडे मैच के लिए अवेलेबल होंगे नहीं, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी खेले थे। अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका T20 लीग का फाइनल मुकाबला जो कि अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, तो उनको फिलहाल पहले मैच के लिए रेस्ट दिया गया है। तो लुहांडी पेटोरियस को शामिल किया गया स्क्वाड में, और एक और प्लेयर ईथन बॉश है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, उनको शामिल किया गया है। तो फिलहाल जो प्लेइंग 11 बनते दिखाई पड़ रही है पहले मैच में, जहां पर मार्करम और रयान रिकल्टन ओपन कर सकते हैं, बाकी लुहान आपको नंबर 3 पर, रूबिन हरमन है नंबर 4 पर, बाकी डेवाल ब्रेविस, कार्बिन बॉश है एक ऑलराउंडर के तौर पर, और उसके बाद यहाँ पर जॉर्ज लिंडे हैं, केशव महाराज हैं, केरा मफाका, कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिटी है। जहां पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि टॉप ऑर्डर में, इवन टॉप 4 में अगर आप देखें तो आपको 3 तो लेफ्ट हैंडर्स ही देखने को मिलेंगे। बाकी इनका बेंच देखें तो वो भी आपके सामने, जहां पर हेनरिक नोरकिया, जेसन स्मिथ, ईथन बॉश, क्विंटन डिकॉक, मार्को एंसन और ट्रिस्टन स्टब्स पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो इनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। बाकी करियर के आंकड़े T20 फॉर्मेट के अंदर कैसे रहे हैं इन सभी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के, जिसमें से नीचे के 2 प्लेयरों को तो हटा दीजिए, लेकिन बाकी हेनरिक नोरकिया से लेकर के आइडन मार्करम ने अपने पूरे T20 करियर में क्या किया है उसका सारा खाका आपके सामने है, जिसमें इनिंग की बेसिस पर कैसी परफॉर्मेंस रही है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। जहां पर बैटिंग एवरेजेस इनिंग के हिसाब से दिखाई पड़ेंगी, बॉलिंग के स्ट्राइक रेट्स आपको इनिंग के हिसाब से दिखाई पड़ेंगी। और बॉलिंग का जो स्ट्राइक रेट होता है उसका कहने का मतलब ये कि जैसे क्वेना मफाका ने 12 मुकाबले खेल करके जो 15 विकेटें ली हैं, उसमें जितनी बार भी इन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग करी अपने पूरे करियर के दौरान, हर 19वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है पहली इनिंग
इनिंग की बॉलिंग में, लेकिन वहीं पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में केवल 14 गेंदें लगी हैं, यानी कि सेकंड इनिंग में फ्रीक्वेंसी इनकी विकेट निकालने की ज़्यादा रही है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। बाकी रीसेंट फॉर्म जिसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स अभी एशिया 20 लीग में ही खेल रहे थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, और उसमें भी अगर आप देखें तो जो इनके कप्तान है, मेन प्लेयर आइडन मार्करम ने भी लास्ट वाले मैच में अपनी सेंचुरी लगाई थी, एक विकेट भी लिया था। इवन उसके भी पहले मैच में 66 की इनिंग खेली थी। तो जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं और इनको लेकर के वैसे भी कोई डाउट बनता नहीं। लेकिन बाकी जो प्लेयर है, चाहे वो रियान रिकेल्टन हो, चाहे रूबिन हार्मन हो, चाहे लुहान डी पिटोरियस हो, इनके नंबर्स अगर आप देखने जाए ना तो इन्होंने सीजन के दौरान एशिया 20 लीग के दौरान रन्स तो बनाए, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी आपको साफ दिखाई पड़ेगी रियान रिकेल्टन की। कहीं बीच में ये 113 रन की पारी है, बाकी उसके पहले उसके बाद देखेंगे तो ज्यादा रन है नहीं, दहाई के आंकड़े में रन बनाए हैं। बाकी लुहान डी पिटोरियस के देखेंगे तो यहाँ पर 51, यहाँ पर 32 की पारी है, लेकिन उसके पहले देख लीजिए और उसके बाद के एक मैच में देख लीजिए रन नहीं है, यानी कि कंसिस्टेंसी की कमी इनके साथ भी है। बाकी रूबिन हार्मन को भी देखेंगे तो सेम वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस के साथ वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिन्होंने कंसिस्टेंटली थोड़ा सा, चूंकि बैटिंग ऑर्डर में भी नीचे आते थे तो उतनी गेंदें फेस करने का मौका मिलता था नहीं, लेकिन रन्स इन्होंने बनाए। बाकी कॉर्बिन बॉस को लेकर के भी वही आपके लिए क्लियर कट रहेगा कि इनको ना सिर्फ एज ए प्लेयर अपनी टीम में आपको रखना है, बल्कि आप इनको कप्तान है, कप्तान भी बना सकते हैं। चूंकि इनकी एक तो बैटिंग जो कि थोड़ी सी कमजोर, यानी कि कंसिस्टेंसी वाइज थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ती है, प्लेयर तो काफी तगड़े हैं, लेकिन चूंकि थोड़ी सी वल्नरेबल बैटिंग ऑर्डर है तो उसमें कॉर्बिन बॉस की बैटिंग आने की भी संभावना होगी। बॉलिंग तो करते हुए काफी बढ़िया फॉर्म में हैं ही, पूरे फुल फ्लेजेड 4 ओवर करेंगे, तो इनको भी टीम में आपको काफी हद तक अपने प्रेफरेंस देनी है। और उसके बाद आते हैं जॉर्ज लिंडे, जिनकी बैटिंग की जो यूटिलिटी है, जैसे आपको मैंने कॉर्बिन बॉस का बताया, बाकी इनकी बॉलिंग वो भी काफी इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में रहने वाली है। खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामने वेस्ट इंडीज की टीम है जो स्पिन बहुत अच्छा खेलती नहीं। बाकी क्वेना मफा का बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अगर आप इनके नंबर्स देखें, पिछले 7 मैच में तो केवल 4 विकेटें हैं। केशव महाराज की बात करें तो ये पिछले 2 मैच 5 विकेट लेके आए हैं। बाकी ओवरऑल काफी जबरदस्त फॉर्म में है, और चूंकि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक काफी यूजफुल ऑप्शन हमेशा रहेंगे। बाकी लुंगी अंगीडी, कगिसो रबाडा, अब साथ ही साथ इसके अलावा जो बॉलर है, चाहे ईथन बॉस हो, एनरिक नोरकिया हो, वो हमको देखना पड़ेगा किसमें से, इन चारों में से कौन से 2 बॉलर हैं जो कि प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे। जो भी 2 बॉलर खेलेगा वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहेगा ही इन चारों में से, जिसमें से नोरकिया, कगिसो रबाडा और लुंगी अंगीडी, इन्हीं 3 में से कोई 2 मुझे खेलता दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपर से अगर आप देखें तो आपके पास ये 5 बेस्ट ऑप्शंस तो थे, 2 और ऑप्शन आपके पास अपनी टीम में आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन 2 खेलेगा, उसमें किसको लेकर के जाना है, उसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आगे के आंकड़े भी अगर आप देखें तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो हेड टू हेड में अगर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें तो मार्करम का बैटिंग एवरेज 40 है, लेकिन अगर आप बात करें रियान रिकेल्टन तो 5 मैच में केवल 75 रन है, और बाकी के बैटर्स तो खेले नहीं। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज लिंडे की बात करें तो इनके 5 मैच में 6 विकेटें हैं, वहीं पर केशव महाराज के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, मफाका के 3 मैच में केवल 1 ही विकेट है, तो नंबर्स तो उतने बेहतर है नहीं। बाकी लुंगी अंगीडी के 7 मैच में 7, 11 मैच में 12 विकेटें रबाडा के हैं, 9 मैच में 8 विकेटें यहाँ पर एनरिक नोरकिया के हैं, तो ये डेटा भी कुछ खास हेल्प आपको करेगा नहीं। वहीं पर वेन्यू का डाटा देखें तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि केशव महाराज के तो 6 मैच में 6 विकेट है, और वैसे भी इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं चूंकि एक स्पिनर है, लेकिन रबाडा के 6 मैच में 5 विकेट, 5 मैच में 6 विकेट ईथन बॉस के, नोरकिया के नंबर्स यहाँ पर काफी शानदार हैं, तो ये एक प्रेफर्ड बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आपके टीम में हो सकते हैं। नोरकिया की बात कर रहा हूं, जिसमें रबाडा या अंगीडी जो भी खेल रहा है उन नोरकिया के अलावा अगर होता है तो निश्चित तौर पर बेस्ट ऑप्शंस तो हैं, वरना अगर अंगीडी और रबाडा खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर काफी हद तक ये दोनों मोर देन इनफ हैं। वैसे अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं रबाडा को हमेशा केवल सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में लेता हूं। अंगीडी तो हमेशा टीम में रहेंगे, लेकिन रबाडा को हमेशा सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। तो 5 कौन से बेस्ट प्लेयर थे आपको मैंने पीछे क्लियर कर ही दिया था। रबाडा को सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो इनको भी इंक्लूड करिए, वरना पहली इनिंग की केवल बॉलिंग है तो लुंगी अंगीडी को छठे प्लेयर के तौर पर रखिए। और बाकी डेटा तो आपने देख ही लिया, बाकी प्लेयर बैटल भी आपके सामने है, जिसमें डिकॉक का छोड़ दीजिए, रियान रिकेल्टन का देखेंगे तो सामने जो बॉलिंग अटैक है वेस्ट इंडीज, उसमें समार जोसेफ की 12 गेंद पर 16 रन बना करके एक बार, रेमन सिमंड्स पर एक बार और एक बार अकील हुसैन पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं, तो विकेटें इन्होंने दी हैं बाकी बॉलर्स के खिलाफ। बाकी मार्करम की बात करें तो मैथ्यू फोर्ड पर एक बार, 2 बार रोमारियो सेफर्ड पर काफी सस्ते में आउट हुए हैं। इसके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टफ्स और कॉर्बिन बॉस के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। हालांकि ट्रिस्टन स्टफ्स तो फिलहाल खेलेंगे नहीं, तो इन दोनों को बाकी जो 2 प्लेयर हैं उन्हीं के नंबर्स आपको देखने जरूरी है, जिसमें से ब्रेविस की बात करें तो मैथ्यू फोर्ड और जैसन होल्डर पर, और साथ ही साथ कॉर्बिन बॉस की बात करें तो गुदाकेस मोती और हमारे सेफर्ड पर विकेटें देते रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है जॉर्ज लिंडे, जो कि बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर है, लेकिन उनके भी नंबर्स आपको प्लेयर बैटल के जरूर देखने चाहिए। तो यहाँ पर 5 से लेकर के जो 7 ऑप्शन बन पा रहे हैं साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से, वो कौन से बेस्ट रहेंगे वो भी क्लियर कर दिए। बाकी जिन 2 प्लेयरों को लेकर के डाउट था उसमें से कौन सा
पक्का ऑप्शन होगा और कौन सा सेकंड इनिंग का ऑप्शन होगा वो भी बता दिया। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख लीजिए अब वेस्ट इंडीज की भी टीम का पूरा फुल फ्लेजेड प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर साई होप और ब्रेंडन किंग ओपन कर सकते हैं, जॉनसन चार्ल्स नंबर 3 पर आ सकते हैं, उसके बाद हैं रोमिन पॉवेल, रोस्टन चेज, रोमारियो सेफर्ड और बाकी की इनकी बॉलिंग अटैक, जिसमें ये जो इनके पांचों के पांचों फुल फ्लेजेड बॉलर आपको नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, पूरे ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें बचे हुए बाकी ओवर्स कहीं पर रोस्टन चेज आपको बीच में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, खास करके तब जबकि सामने की टीम में टॉप ऑर्डर पर 4 में से तो 3 लेफ्ट हैंडर है और इवन नीचे भी आपको एक जॉर्ज लिंडे जैसा लेफ्ट हैंडर दिखाई पड़ेगा, तो रोस्टन चेज की यूटिलिटी काफी बेहतर होगी। बाकी बेंच पर ये 4 ऑप्शन आपको और दिखाई पड़ जाएंगे। करियर के आंकड़े भी ठीक आप उसी तरह से देख सकते हैं जैसे आपने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का देखा था। और उसके बाद यहां पर आ सकते हैं रीसेंट फॉर्म की तरफ, और इस रीसेंट फॉर्म को अगर आप देखें तो उसमें ब्रेंडन किंग जो इनकी तरफ से ओपन करते हैं, एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनके ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं करता, 10 में से कहीं 1 या 2 बार आपको ये रन बनाते दिखाई पड़ेंगे, वरना मेजोरिटी टाइम्स आपको ये विकेट फेंकते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि आखिरी 2 मैचेस में रन इन्होंने बना रखे हैं, तो आप चाहें तो ट्राई करें, मैं तो सजेस्ट नहीं करता। बाकी साई होप निश्चित तौर पर एक ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो कि बेस्ट ऑप्शन है इस टीम की तरफ से। हालांकि रन्स इन्होंने भी रिसेंट टाइम में बनाए नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका T20 लीग में ही ये खेल रहे थे, तो वहीं पर खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी वहीं पर उनका काफी बेहतर रहेगा। बाकी जॉनसन चार्ल्स भी कुछ उसी तरीके के प्लेयर हैं जिनको आप ब्रेंडन किंग जैसा ही रेट कर सकते हैं, स्पिन के खिलाफ वो भी कुछ खास खेलते नहीं। बाकी इसके बाद आते हैं रोमिन पॉवेल, ये भी कुछ खास ज्यादा रन रिसेंट टाइम में बनाते दिखाई नहीं पड़े हैं। उसके बाद आते हैं रोस्टन चेज, जिनकी यूटिलिटी आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। एक तो ऑलराउंडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, सामने लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे हैं, पिच स्पिन को मदद दे सकती है, तो वहां पर ये निश्चित तौर पर एक बेस्ट ऑप्शन बनेंगे। बाकी सरफेन रदरफोर्ड ये ना काफी बढ़िया रन्स बनाते दिखाई पड़े रिसेंट टाइम में, काफी नीचे आकर के बैटिंग करते हुए भी। और उसके बाद रोमारियो सेफर्ड भी कुछ उसी तरीके का ऑलराउंडर ऑप्शन है, जिनके विकेटें तो नहीं है रिसेंट टाइम में, लेकिन फिर भी काफी बढ़िया यूटिलिटी होगी, ना सिर्फ इनकी बल्कि जेसन होल्डर की भी, गुदा केएस मोती की भी उसी तरह से। अगर ये पिच जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से फ्लैट होती है, घास नहीं होती है, तो और उसी तरह से अकील हुसैन जो कि पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं आकर के, और जेडन सील्स अगर खेलते तो ये तो अच्छे पक्के ऑप्शन आपके लिए होंगे ही। तो नंबर्स हर एक बैटर और बॉलर चाहे जो हो उनके रिसेंट फॉर्म के आपके सामने हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज की तरफ से भी कौन से सबसे 6 से 7 बेस्ट ऑप्शन होंगे वो तो आपको यहीं पे दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी यूटिलिटी हो चाहे उनकी बॉलिंग और बैटिंग स्किल हो उसके हिसाब से। बाकी अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने जाएंगे ना, तो वहां पर ब्रेंडन किंग को लेकर के, चार्ल्स को लेकर के, रोमिन पॉवेल को लेकर तो आपको हमने क्लियर कर दिया था, ये तीनों काफी हाई रिस्क प्लेयर होते हैं, तो उनको आप पिक करें ना करें वहां पर डिपेंड करेगा। बाकी रोस्टन चेज हो गए, यहाँ पर साई होप हो गए, उनके नंबर आप देख करके जरूर रखिए हेड टू हेड में। और खास करके बॉलिंग में जहां पर आपको पता चलेगा कि अकील हुसैन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ खास कमाल कभी किया नहीं। इवन होल्डर की बात कर लें, मोती की बात करें तो नंबर्स थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन रोमारियो सेफर्ड के आंकड़े फिर भी ठीक हैं। और नीचे आएंगे तो समार जोसेफ के नंबर आपको जबरदस्त दिखाई पड़ेंगे, 4 मैच में 8 विकेटों के साथ, तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो। बाकी इस वेन्यू पर खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस किसी वेस्ट इंडियन प्लेयर के पास है नहीं। एक मैचेस ब्रेंडन किंग और साई होप यहाँ पर खेले हैं, चेज और सेफर्ड भी यहाँ पर, रदरफोर्ड भी यहाँ पर एक मैच खेले जिसमें रदरफोर्ड ने 42 रन की पारी भी खेली है, और हमारे सेफर्ड ने 2 मैच में 1 विकेट ली है, 1 मैच में 1 विकेट अकील हुसैन ने लिया है। और बाकी प्लेयर बैटल में अगर आप देखें तो कगिसो रबाडा, मार्को एंसन जैसे बॉलर तो आपको दिखाई पड़ेंगे इन सभी वेस्ट इंडियंस को आउट करते हुए, और वो निश्चित तौर पर आज भी डोमिनेट करेंगे। मार्को एंसन तो उसमें से खेल भी नहीं रहे, लेकिन स्पिनर चाहे वो जॉर्ज लिंडे हो चाहे केशव महाराज हो, वो आपको हमेशा हर जगह पर दिखाई पड़ेंगे। कभी भी उन लोगों ने अगर बॉलिंग की होगी ना, तो वेस्ट इंडियन बैटर्स को तो कोई भी स्पिनर आसानी से विकेट के तौर पर अपना शिकार बना ही सकता है, क्योंकि स्पिन के खिलाफ ये सारे के सारे जो बैटर्स हैं ना बहुत बेहतर खेलते नहीं। एक जॉनसन चार्ल्स को आप काउंट कर सकते हैं, रोस्टन चेज को काउंट कर सकते हैं जो थोड़ा सा बेटर स्पिन खेलता है, और इवन कुछ हद तक साई होप को भी। हालांकि साई होप भी विकेट काफी ज्यादा देते रहे हैं लेग स्पिन बॉलर्स को। बाकी यहाँ पर सिमरन हेटमार के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। तो जो भी नंबर्स आपने देखे, जो भी डेटा एनालिसिस यहाँ पर मैंने काफी कम समय में टू द पॉइंट करने की कोशिश की, उससे ये बता तो यही चला कि पिच के बारे में जानना जरूरी है, जो कि हम काफी हद तक समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी टॉस के बाद कैसी पिच होगी, वेदर कैसा होगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, और उसी की बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी उसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। उससे बेहतर है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, वैसे भी क्लैरिटी आपको पूरी मिल जाएगी। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।